यहाँ एक बहुत अच्छा दिया है यात्मक कि देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पे शिक्षा के से संबंधित और स्कूल से संबंधित आपको है निजी विद्यालय खासकर। देखिए, अगर परीक्षा में किसी विद्यार्थी को कम अंक आए तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? अगर परीक्षा में किसी विद्यार्थी को कम अंक आए तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? अगर परीक्षा में किसी विद्यार्थी को कम अंक आए तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, शिक्षा और शिक्षण पूरे तमाम अध्ययनों में सुचिंतित सुझाव दिए गए हैं। शिक्षा और शिक्षण में हुए शिक्षा और शिक्षा और शिक्षण पर हुए बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। देखिए, शिक्षा और शिक्षण पे हुए तमाम अध्ययनों में सुचिंतित सुझाव दिए गए हैं, जो सबके लिए और ख़ासकर शिक्षकों के लिए बहुत कारगर है। इसके उल्टे ऐसा लगता है कुछ लोग शिक्षण के पेशे में आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें इसके बुनियादी पाठ की भी जानकारी नहीं होती। शिक्षा और शिक्षण पर हुए तमाम अध्ययनों में सुचिंतित सुझाव दिए गए हैं, जो सबके लिए और ख़ासकर शिक्षकों के लिए बहुत कारगर है। इसके उलट ऐसा लगता है कि कुछ लोग शिक्षण के पेशे में आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें इसके बुनियादी पाठ की भी जानकारी नहीं होती। यही नहीं, शायद वे अपने भीतर पारंपरिक जड़ताओं से उपजी कुंठा लेकर स्कूल में पहुंचते हैं। बहुत अच्छी बात कहा गया है। यही नहीं, शायद वे अपने भीतर पारंपरिक जड़ताओं से उपजी कुंठा लेकर स्कूल में पहुंचते हैं, जहां उनका व्यवहार कई बार उस कदर हिंसक हो जाता है कि उस कदर हिंसक हो जाता है किसी बच्चे की जान तक चली जाती है। देखिए, कुछ विद्यार्थियों को बेहद मामूली बात के बुरी तरह से पीटा जाता है। इसमें एक बच्चे को ऐसी बच्चे की गलती ये बताई कि आप देखिए वहाँ बच्चे की मामला दिया, हम उस मामले से कोई मतलब नहीं, हम तो बस इसका मुख्य पाठ लेना होगा, मुख्य चीज़ को पढ़ना होगा। देखिए देखिए क्या यह कोई एक ऐसी गलती थी, देखिए मामूली सी गलती पर कि जिस पर एक शिक्षक को इस हद तक क्रूर हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, किसी भी बात हमें इस तरह से क्रूर नहीं होना चाहिए। देखिए, शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि स्कूल में कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने में पिछड़ जाते हैं तो इसके लिए शिक्षक और शिक्षण पद्धति जिम्मेदार है। देखिए, बहुत 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 बड़ी बात कहा गई, इस बात का बहुत मायने निकलता है। देखो, शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि स्कूल में कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने में पिछड़ जाता है तो इसके लिए शिक्षक और शिक्षण पद्धति जिम्मेदार है। शिक्षक और शिक्षण पद्धति जिम्मेदार है। आम सामाजिक बर्ताव में भी गलती या कमी का हल या उसमें सुधार के लिए सकारात्मक प्रयास ही अकेला और मानवीय तरीका माना जाता है। लेकिन शिक्षण जैसे संवेदनशील और जिम्मेदार पेशे को चुनने वाले लोग भी इस साधारण सी बात को नहीं समझ पाते और स्कूल में छोटे बच्चों को भी मामूली कमी पर यातना देना मुख्य रास्ता मानते हैं। देखिए, शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि स्कूल में कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने में पिछड़ जाता है तो इसके लिए शिक्षक और शिक्षण पद्धति जिम्मेदार है। शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि स्कूल में कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने में पिछड़ जाता है तो इसके लिए शिक्षक और शिक्षण पद्धति जिम्मेदार है। आम सामाजिक बर्ताव में भी गलती या कमी का हल या उसमें सुधार के लिए सकारात्मक प्रयास ही अकेला और मानवीय तरीका माना जाता है। लेकिन शिक्षण जैसे संवेदनशील और जिम्मेदार पेशे को चुनने वाले लोग भी इस साधारण सी बात को नहीं समझ पाते और स्कूल में छोटे बच्चों को भी मामूली कमी पर यातना देना मुख्य रास्ता मानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबर अक्सर आती रहती है। किसी स्कूल में शिक्षक ने गृह कार्य न करने या पढ़ाई में कोई कमी होने पर किसी बच्चे की बर्बरता से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसी घटनाओं को गैर इरादतन हत्या, देखिए ऐसी घटनाओं को बहुत अच्छी आप लाइन देखिए, ऐसी घटनाओं को क्या जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, ऐसी घटनाओं को गैर इरादतन हत्या की तरह देखा जाना चाहिए। सवाल है कि जिस शिक्षक पर एक बच्चे के जीवन और भविष्य को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वही सकर्म हिंसक क्यों हो जाता है? क्या ऐसे बर्ताव को संबंधित शिक्षक के भीतर छिपी सामंती और हिंसक कुंठा की अभिव्यक्ति नहीं माना जाना चाहिए? तो अच्छी बात कहा गया है। सुनो, अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा लाइन कहा गया। सवाल है कि जिस शिक्षक पर एक बच्चे के जीवन और भविष्य को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वही इस शकल में हिंसक क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसे बर्ताव को संबंधित शिक्षक के भीतर छिपी सामंती और हिंसक कुंठा का अभिव्यक्ति नहीं माना जाना चाहिए?
सच यह है कि अगर कोई शिक्षक किसी भी वजह से बच्चे के खिलाफ हिंसक होता है। सच यह है कि अगर कोई शिक्षक किसी भी वजह से बच्चे के खिलाफ हिंसक होता है या हिंसक होता है, पिटाई या डांट फटकार करता है, तो यह उसके अयोग्य होने का सूचक है। मगर बहुत सारे शिक्षक ना तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ना उन्हें इस मसले पर कानूनी व्यवस्था की परवाह होती है। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के तहत किसी भी तरह के शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव पूरी तरह प्रतिबंधित है। बहुत अच्छा यहाँ पे कहा गया है। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के तहत किसी भी तरह के किसी एक मिनट रुकिए यार, किसी भी तरह के शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा किशोर न्याय, इसके अलावा आपको यहाँ एक मिनट कहाँ चला गया? देखिए, शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि स्कूल में कोई विद्यार्थी को पढ़ने में पिछड़ जाता है, शिक्षा शास्त्री का सुधार के लिए सकारात्मक प्रयास से अकेला और मानवीय तरीका माना जाता है। लेकिन शिक्षण जैसे संवेदनशील और जिम्मेदार पेशे को चुनने वाले लोग भी इस साधारण सी बात को नहीं समझ पाते और स्कूल में छोटे बच्चों को भी मामूली कमी पर यातना देना मुख्य रास्ता मानते हैं। देश के अलग-अलग हिस्से से ऐसी खबरें अक्सर आपको मिलती हैं। देखिए, आपको यहाँ पर कहा गया है कि गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के तहत किसी भी तरह के शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम के तहत न केवल ऐसा करने वालों के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है, बल्कि इस बच्चे की देखभाल और उनकी सुरक्षा के लिए स्कूल की जिम्मेदारी तय की गई है। सवाल है कि शिक्षण की पद्धति, मनोविज्ञान, सामाजिक बर्ताव, कसौटियों से लेकर कानूनी व्यवस्था तक को ताक पर रखकर कोई शिक्षक प्रकारांतर से बच्चे की हत्या करने की हद तक क्यों चला जाता है? आमतौर पर हर जगह फैले निजी स्कूलों में एक शिक्षक के प्रशिक्षित होने और अन्य कसौटियों की जांच प्रक्रिया सरकार क्या करती है? आए दिन अगर बच्चों को कुछ शिक्षकों के भीतर बैठी हिंसक कुंठा का शिकार होना पड़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर जानी चाहिए? बहुत अच्छी बात कहा गया है। आए दिन अगर बच्चों को कुछ शिक्षकों के भीतर बैठी हिंसक कुंठा का शिकार होना पड़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर जानी चाहिए? बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया है। देश के करीब आधे राज्यों में स्कूली शिक्षा की जो ताज़ा तस्वीर सामने आई है, वह चिंताजनक है। देखिए, हालात यह है कि कई राज्यों में 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति तब है जब देश में पिछले साल ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और इसके तहत इस दशक के अंत यानी 2030 तक इसको नामांकन दर 100% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि अगर बड़ी संख्या में बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होते रहेंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में तय किए जा रहे लक्ष्य कैसे हासिल हो पाएंगे? गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्यों में स्कूली शिक्षा का दायरा बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने का समग्र शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूली शिक्षा मुहैया करवाना है। पर शिक्षा मंत्रालय के परियोजना मंजूरी बोर्ड की रिपोर्ट बता रही है कि इस अभियान में वैसी कामयाबी मिल नहीं रही जैसी मिलनी चाहिए। अगर बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो निश्चित ही इसके पीछे उनकी अपनी मजबूरियां होगी। लेकिन इसे लेकर सरकारें भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर शिक्षा के इस महाअभियान को आगे बढ़ा पाने में सरकार कामयाबी क्यों नहीं पा रही है? शिक्षा मंत्रालय के परियोजना मंजूरी बोर्ड की रिपोर्ट बता रही है। शिक्षा मंत्रालय के परियोजना मंजूरी बोर्ड की रिपोर्ट बता रही है कि बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य उन राज्यों में शामिल है जहां से स्कूली शिक्षा की अब बदतर तस्वीर सामने आई है। हालांकि ओडिशा, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, झारखंड और कर्नाटक भी इसी सूची में शामिल है, पर बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी अगर 10वीं कक्षा में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर सबसे ज़्यादा हो, तो यह चिंताजनक है। इससे यह भी पता चलता है कि इन राज्यों में स्कूली शिक्षा व्यवस्था किस हाल में चल रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात तो संपन्न राज्य होने का दावा करते हैं। हर मामले में गुजरात मॉडल की दुहाई दी जाती है। मध्य प्रदेश भी कोई विपन्न राज्य नहीं है। बिहार की स्थिति भी अब इतनी खराब नहीं है कि स्कूली शिक्षा को लेकर राज्य सरकार कुछ कर पाने में असमर्थ हो। आंकड़े बता रहे हैं कि 2020-21 बिहार में 10वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने
छोड़ने वाले बच्चों की दर 21.4% रही। गुजरात में आपको 23.3% और मध्य प्रदेश में 23.8% रही। त्रिपुरा में 26% रही। ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक में यह दर 16% से ऊपर रही। इसमें संदेह नहीं कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था आज भी संतोषजनक नहीं है। बड़ी संख्या में स्कूलों के पास अपनी इमारतें नहीं है। अगर है भी तो जर्जर हालात में है। फिर वहाँ पीने के पानी से लेकर शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव कोई नई समस्या नहीं है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लड़कियाँ सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देती है कि वहाँ उनके लिए शौचालय तक नहीं होती। स्कूलों में देखिए, स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या बनी हुई है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या बनी हुई है। फिर स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने का बड़ा कारण गरीबी भी है। देखिए ऐसे बच्चों की संख्या कम नहीं है जो अपने परिवार की मदद के लिए जल्द ही रोजगार तलाशने के शहरों की ओर जा रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि जिन सरकारों को शिक्षा की मद में केंद्र से पर्याप्त मदद मिल रही है, जो साधन संपन्न है, वे भी इस मामले में पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? किसानों के प्रसारण पर आपत्ति जताई और उसके लिए एक नियामक तंत्र बनाने की बात कही है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर समाचार चैनलों और सामाजिक मंचों पर बेलगाम घृणा भाषणों के प्रसारण पर आपत्ति जताई और उसके लिए एक नियामक तंत्र बनाने की बात कही है। अब हम देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसे लेकर केंद्र सरकार चुप क्यों है? पिछले 2 सालों में यह तीसरी बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में घृणा भाषण पर टिप्पणी की है। इसके अलावा बीच-बीच में वह सवाल उठाता रहा है कि चैनलों और सामाजिक मंचों पर नफरत फैलाने वाली प्रस्तुतियों और पक्षपातपूर्ण समाचार परोसने की प्रवृत्ति पर नागरिक जमात लंबे समय से ऐतराज़ जताता रहा है। अब तो विपक्षी दल सार्वजनिक मंचों से सीधे सरकार की तरफ उँगली उठाकर मीडिया के दुरुपयोग पर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, हालाँकि अदालत की टिप्पणी एकाध बार सरकार का रुख कुछ सख्त ज़रूर दिखा हालाँकि अदालत की टिप्पणी पे एकाध बार सरकार का रुख कुछ सख्त ज़रूर दिखा, मगर इस प्रवृत्ति पर रोक लगती नहीं दिखती। कुछ महीने पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कुछ टीवी चैनलों को सख्त निर्देश जारी किया था कि समाचारों की प्रस्तुति में मर्यादा का ख्याल रखें। वे समाचारों की प्रस्तुति में मर्यादा का ख्याल रखें, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ताज़ा बयान के वक़्त सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर इंग्लैंड में एक चैनल पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था, मगर हमारे यहाँ यह प्रणाली नहीं है। ताज़ा बयान के वक़्त सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरण देते हुए कहा, इंग्लैंड में एक चैनल पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था, मगर हमारे यहाँ यह प्रणाली नहीं है। यह छिपी बात नहीं है कि किसी तरह अधिकतर टीवी चैनल और डिजिटल समाचार चैनल एक खास मकसद से खबरों का चुनाव और उन पर बहसें आयोजित करते हैं। उन बहसों में आमंत्रित वक्ता या तथाकथित विशेषज्ञ चैनल वाले अपने मकसद के अनुरूप चुनते हैं। वे बहस के नाम पर समाज में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। ये पॉइंट आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वे बहस के नाम पर समाज में देखिए, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या वे बहस के नाम पर समाज में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपनी ताज़ा टिप्पणी में कहा कि इससे राजनीतिक दल पूंजी बनाते और टीवी चैनल उनके लिए एक मंच का काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ताज़ा टिप्पणी में कहा, ये बहुत यहाँ से कोटेशन लायक यहाँ पर है पॉइंट। ये पॉइंट आपको कोट करने के लायक है। यहाँ देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ताज़ा टिप्पणी में कहा कि इससे राजनीतिक दल पूंजी बनाते और टीवी चैनल उनके लिए एक मंच का काम करते। अदालत ने इसके लिए एक नियामक तंत्र बनाने पर जोर दिया है, मगर सरकार अगर ऐसा तंत्र बनाने की पहल करती है तो उसका स्वरूप क्या होगा, देखने की बात होगी। मीडिया संस्थानों के प्रति सरकार की दृष्टि को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कुछ विपक्षी दल तो खुलेआम समाचार चैनलों के मालिकों और सरकार के बीच गठजोड़ का उल्लेख करते रहे हैं। टीवी चैनलों में बढ़ती इस प्रवृत्ति के मद्देनज़र विधि आयोग ने भी घृणा भाषण के मामले को अपराध कानून के तहत लाने की सिफारिश की थी। अपराध कानून के तहत आपके यहाँ काफ़ी पॉइंट अच्छा है कि आप क्या देखिए, टीवी चैनलों में बढ़ती इस प्रवृत्ति के मद्देनज़र विधि आयोग ने भी इस घृणा भाषण के मामले को अपराध कानून के तहत लाने की सिफारिश की थी, मगर वह सिफारिश 10 की 10 पड़ी हुई है। ऐसे ताज़ा बयान को कितनी गंभीरता से लेगी, माध्यमों का सूचनाएँ परोसना है, ना कि किसी दलगत भावना से काम करना। देखिए, समाचार माध्यमों का मकसद निरपेक्ष और तटस्थ रहकर सूचनाएँ परोसना है, ना कि किसी दलगत भावना से काम करना। देखिए, समाचार माध्यमों का मकसद निरपेक्ष और तटस्थ रहकर सूचनाएँ परोसना है, ना कि किसी दलगत भावना से काम करना। मगर वे इस तकाज़े
मगर वे इस तकाज़े को भूल गए या जानबूझकर भुला चुके हैं, जो इसकी वजह भी छिपी नहीं है। सत्तारूढ़ दल जिसके पास कानून को पार कराने का दायित्व है, उसी के नेता सार्वजनिक मंचों से नफरत फैलाने वाले बयान देने से नहीं चकते। बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन कहा गया है कि देखिए, सत्तारूढ़ दल जिसके पास कानूनों को पार कराने का दायित्व है, उसी के नेता सार्वजनिक मंचों से नफरत फैलाने वाले बयान देने से हिचकते नहीं हैं। फिर आपको यहाँ पर कहता है, देखिए, फिर उनके खिलाफ ना तो कोई बड़ी कार्रवाई देखा जाता और ना कोई कानूनी कार्रवाई होती है। इस तरह जब टीवी चैनलों पर उन्हीं विषयों को लेकर बहसें कराई जाती है, तो वे एक तरह से उस घृणा भाषण उचित ठहरा रही होती है। समाचार देखिए, तो वे एक तरह से उस घृणा भाषण उचित ठहरा रही होती है। समाचार माध्यम अभी तक स्वनियमन के तहत काम करते रहे हैं। अब अगर उन पर शिकंजा कसने के लिए किसी तंत्र की ज़रूरत रेखांकित की जा रही है, तो उन्हें सोचने की ज़रूरत है, आखिर वे इस तरह कितने दिन तक पत्रकारिता करते रहेंगे। अब बहुत अच्छा है आपका, अब अगर उन पर शिकंजा कसने के लिए किसी तंत्र की ज़रूरत रेखांकित की जा रही है, तो उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वे इस तरह कितने दिन तक पत्रकारिता करते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पर है क्या, बच्चों के प्रति एक अच्छा हेडलाइन है, बच्चों के प्रति हिंसक व्यवहार से बचे शिक्षक। अच्छा, यहाँ पर टैगलाइन दिया गया, बच्चों के प्रति हिंसक व्यवहार से बचे शिक्षक। दोषपूर्ण चयन के कारण ही अनेक छात्र ऐसे शिक्षकों के हवाले हो गए हैं जिनका ना अपनी कुंठाओं पर काबू है, ना ही गुस्से पर। विगत कुछ दिनों में ही कई शिक्षक अपने शिष्यों की जान के दुश्मन बने हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है, देखिए, दोषपूर्ण चयन के कारण ही अनेक छात्र ऐसे शिक्षकों के हवाले हो गए हैं जिनका न अपनी कुंठाओं पर काबू है, ना ही गुस्से पर। दोषपूर्ण चयन के कारण ही अनेक छात्र ऐसे शिक्षकों के हवाले हो गए हैं जिनका न अपनी कुंठाओं पर काबू है, ना ही अपनी गुस्से पर। विगत कुछ दिनों में ही कई शिक्षक अपने शिष्यों की जान के दुश्मन बन गए हैं। गुरु और ज्ञान की जितनी महिमा हमारे देश में गाई गई है, शायद ही किसी और देश में गाई गई हो। यह महिमा गान गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तक ही सीमित नहीं, बल्कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति को असंभव करार देने तक जाता है। संत कबीर ने सीख दी है कि अपने सिर की भेंट देकर भी गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने का कितने ही भोंदू संसार सागर पार नहीं कर पाए। बहुत अच्छा यहाँ पे देखिए लाइन है, यहाँ पे देखिए, गुरु और ज्ञान की जितनी महिमा हमारे देश में गाई गई है, शायद ही किसी और देश में गाई गई हो। यह महिमा गान गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तक ही सीमित नहीं, बल्कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति को असंभव करार देने तक जाता है। संत कबीर ने सीख दी है कि अपने सिर की भेंट देकर भी गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने के कारण कितने ही भोंदू संसार सागर पार नहीं कर पाए। अब देखिए कि इस लाइन को कई बार पढ़ने के लायक और एक अच्छा कोटेशन के रूप में है, गुरु और ज्ञान की जितनी महिमा हमारे देश में गाई गई है, शायद ही किसी और देश में गाई गई हो। यह महिमा गान गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तक ही सीमित नहीं, बल्कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति को असंभव करार देने तक जाता है। संत कबीर ने सीख दी है कि अपने सिर की भेंट देकर भी गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने के कारण कितने ही भोंदू संसार सागर पार नहीं कर पाए। कबीर के अनुसार देखिए आपको क्या, कबीर के अनुसार गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है। कबीर के अनुसार बहुत अच्छा यहाँ लाइन देखिए, कबीर के अनुसार गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है। कबीर के अनुसार गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, फिर भी गुरु एवं ज्ञान से विडम्बना भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन है कबीर का देखिए यहाँ पर क्या, कबीर के अनुसार आपको यहाँ पे ये जो लाइन आपको यहाँ पर वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको है, देखिए यहाँ पर आपको कबीर के अनुसार देखिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, फिर भी गुरु एवं ज्ञान से जुड़ी विडम्बना भी हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा है। कबीर के वक्त भी जाखा गुरु है आन्हरा, जाखा गुरु है आन्हरा, चेहरा खड़ा निरंद, अंधे
को अंधा मिला दो कुपरत वाली स्थिति थी। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा गया कबीर के। देखिए कबीर के वक्त भी जाका गुरु है आन्हरा, जाका गुरु है आन्हरा, चेला खड़ा निरंद। बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन है। इस लाइन में बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन, इस लाइन ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर कोटेशन, इस लाइन के यहाँ पर कोटेशन है, उसको देखिए। यहाँ पर कोटेशन आपको ये है कि आगे कबीर के अनुसार देखिए ये लाइन आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको कहीं भी लिखने के लायक आपको बन सकता है। देखिए कबीर के अनुसार गुरु कुम्हार विश्व कुम है, कबीर के अनुसार गुरु कुम्हार विश्व कुम है, कबीर के अनुसार गुरु कुम्हार विश्व कुम है। गाड़ी 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 खाड़े खोट, गाड़ी गाड़ी खाड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, फिर भी गुरु एवं ज्ञान से जुड़ी विडंबना भी हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा है। कबीर के वक्त भी जाका गुरु है आन्हरा, चेला खड़ा निरंद, अंधे को अंधा मिला दो कुपंथ वाली स्थिति। आज की विडंबना उस वक्त की विडंबनाओं से इस मायने में अलग है कि वह शिष्य खुद ही अपने गुरु चुना करते थे। दो कुपंथ, देखिए दो कुपंथ की नौबत आए तो खुद उसके लिए जिम्मेदार होते थे। लेकिन अब समाज में शिक्षा की व्यवस्था ने देखिए लेकिन अब समाज में शिक्षा की व्यवस्था ने शिक्षक नामधारी गुरुओं के चुनाव के छात्र नामधारी शिष्यों की ज़रूरतें बहुत सीमित कर दी है। लेकिन अब समाज में शिक्षा की व्यवस्थाओं ने शिक्षक नामधारी गुरुओं के चुनाव की छात्र नामधारी शिष्यों की सहूलियतें बहुत सीमित कर दी। छात्रों के शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने के बाद ये व्यवस्था यही तय करती है कि उनके शिक्षक कौन होंगे। उनका दावा है कि उन्होंने ऐसे शिक्षक नियुक्त कर रखे हैं जो निशांत है ही, यह भी जानते हैं कि उन्हें छात्रों से कैसे पेश आना चाहिए। पर इधर उनके इस दावे को मुँह चिढ़ाकर विचित्र करने वाली इतनी खबरें आ रही कि दो नहीं तो कम से कम शिष्यों के कुपंथ के लिए वह जिम्मेदार लगती है। देखिए दोषपूर्ण चयन के कारण ही अनेक छात्र ऐसे शिक्षकों के हवाले हो गए जिनका ना अपनी कुंठाओं पर काबू और ना है गुस्से पर। विगत कुछ दिनों में कई शिक्षक अपने शिष्यों की जान के दुश्मन बने हैं। हमें देखिए जो महत्वपूर्ण लाइन तो उसको देखना था, बाकी चीज़ों से हमें उतना कोई लेना देना नहीं होता है। अब आगे यहाँ पर चलिए। देखिए उसे पीटने वाले शिक्षक, आपको देखिए विद्यार्थी का कसूर बस इतना था कि उसने होमवर्क नहीं किया और पहले से परीक्षा में से कम मार्क्स। उसे पीटने वाले शिक्षक के खिलाफ पहले भी ऐसी शिकायतें आई थी। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के औरैया में 10वीं कक्षा के पढ़ाई में मन न लगने वाले छात्र को भी शिक्षक की पढ़ाई से जान गंवानी पड़ी थी। बहुत अच्छा है, उसे पीटने वाले शिक्षक के खिलाफ पहले भी ऐसी शिकायत आई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के औरैया में 10वीं कक्षा के पढ़ाई में मन न लगाने वाले छात्र को भी शिक्षक की पिटाई से जान गंवानी पड़ी थी। राजस्थान में एक सवर्ण शिक्षक ने एक दलित छात्र को मटके से पानी लेने के अपराध में इतनी बेरहमी से पिटा कि लंबी राजबाजू बचाया नहीं जा सका। बहुत अच्छा यहाँ पर है। ऐसे में यह समझना कठिन नहीं है कि छात्रों के स्कूलों का माहौल कितना त्रासद हो चला है। ऐसे में यह समझना कठिन नहीं है कि छात्रों के लिए स्कूलों का माहौल कितना त्रासद हो चला है। शिक्षकों से उनके रिश्तों में कितनी फांकी आ गई है। क्यों कई बार छात्रों के स्कूल जाना कुपंथ वाली स्थिति से भी घातक लगता है। क्यों गरीबी जैसे कारण आड़े न आए तो भी अनेक छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्कूल चाहे सरकारी हो या निजी, उनका हाल एक जैसा है, जो कई बार यौन हमलों तक भी चला जाता है। स्कूल चाहे सरकारी हो या निजी, उनका हाल एक जैसा है, जो कई बार यौन हमले तक भी चला जाता है। शिक्षक कह सकते हैं कि इन प्रताड़नाओं में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं और इनके लिए बड़ी सीमा तक स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है। लेकिन क्या वे इससे इनकार कर सकते हैं कि वे प्राय प्रबंधन के कारिंदों की तरह काम करते और अपनी आर्थिक उपलब्धियों के चक्कर में अपने नैतिक कर्तव्य को नहीं निभाते। बहुत अच्छा यहाँ पे कहा गया है। शिक्षक कह सकते हैं कि इन प्रताड़नाओं में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं है। शिक्षक कह सकते हैं कि इन प्रताड़नाओं में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं है, इनके लिए बड़ी सीमा तक स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है। लेकिन क्या वे इससे इनकार कर सकते हैं कि वे प्राय प्रबंधन के कारिंदों की तरह काम करते हैं और अपनी आर्थिक
उपलब्धियों और अपनी आर्थिक उपलब्धियों के चक्कर में अपने नैतिक कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं। छात्रों की योग्यता या सफलता के पैमानों के संकुचित बने रहने को लेकर भी कोई आवाज़ नहीं उठाते, वे नहीं पूछते कि भविष्य संवारने के छात्रों के विकल्प सीमित क्यों होते जा रहे हैं। वे तो यह भी नहीं पूछते कि शिक्षा जैसी सतत चलने वाली प्रक्रिया में कोई नयापन और बेहतरी महसूस नहीं होती है। देखिए, सच पूछे तो शिक्षकों को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अभी तक सामाजिक समझदारी की राह भी कंटकाकीन है कि अच्छे शिक्षकों वाले स्कूल ही देश में छात्रों के बेहतर भविष्य की नींव बन सकते हैं। अच्छे शिक्षकों वाले स्कूल ही देश में छात्रों के बेहतर भविष्य की नींव बन सकते हैं, क्योंकि घर के बाद वहीं उनके व्यक्तित्व का विकास सबसे अहम ज़रिया है। क्योंकि घर के बाद वहीं उनके व्यक्तित्व विकास का सबसे अहम ज़रिया है। क्योंकि घर के बाद वहीं उनके व्यक्तित्व विकास का सबसे अहम ज़रिया है। ये हालात तब है जब नई शिक्षा नीति में इस पर जोर दिया गया। ये हालात तब है जब नई शिक्षा नीति में इस पर जोर दिया गया है कि स्कूलों को पढ़ाई के साथ छात्रों को शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी। तो सच पूछिए तो शिक्षकों को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच पूछिए तो शिक्षकों को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अभी तक इस सामाजिक समझदारी की राह भी कंटकाकीन ही है। अच्छे शिक्षकों वाले स्कूल ही देश एवं छात्रों के बेहतर भविष्य की नींव बन सकते हैं। क्योंकि घर के बाद वही उनके व्यक्तित्व विकास का सबसे अहम ज़रिया है। ये हालात तब है जब नई शिक्षा नीति में इस पर जोर दिया गया कि स्कूलों को पढ़ाई के साथ छात्रों को शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी। इसमें लापरवाही बरतने पर उनके प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सवाल है कि ऐसे नीति निर्देश के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों के हाथों छात्रों की जान जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन? आखिर इन गुरुओं को यह बताना किसका काम है कि वे अपने छात्रों को ज्ञान देने के लिए है, उनकी जान लेने के लिए नहीं। क्या उन व्यवस्थाओं की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है जिन्होंने उन छात्रों को ऐसे शिक्षकों के हवाले कर रखा है जो उन्हें अपनी कुंठा या गुस्से का शिकार बना रहे हैं? ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर लाइन है। ये देखिए, मैंने कोटेशन आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छा कोटेशन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे देखिए, गुरु और ज्ञान की जितनी महिमा हमारे देश में गाई गई है, शायद ही किसी और देश में गाई गई है। यह महिमा गान गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तक ही सीमित नहीं, बल्कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति को असंभव करार देने तक जाता है। संत कबीर ने सीख दी है कि अपने सिर की भेंट देकर भी गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने का कितने ही भोंदू संसार सागर पार नहीं कर पाए। कबीर के अनुसार गुरु कुम्हार शिष्य कुम है। गढ़ी खाड़े खोट। कबीर के अनुसार गुरु कुम्हार शिष्य कुम है, गढ़ी खाड़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, फिर भी गुरु एवं ज्ञान सूरी। विडम्बना भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा, ये बहुत अच्छा कहा गया। देखिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुम है, गढ़ी खाड़े कोट। अंतर हाथ सहार दे, मतलब अंतर हो गया। देखिए, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, फिर भी गुरु एवं ज्ञान सूरी। विडम्बना भी हमारे देश में। कबीर के वक्त में देखिए, जाका गुरु है आन्हरा, चेरा खा निरंत। बहुत अच्छा कहा गया है कि देखिए, जाका गुरु है आन्हरा, चेरा खड़ा निरंत। अंधे को अंधा मिला, दो कूप प्रणत वाली स्थिति थी। देखिए, जाका गुरु है आन्हरा, चेरा खड़ा निरंत, अंधे को अंधा मिला, दो कूप प्रणत वाली स्थिति है। देखिए, बहुत अच्छा यहाँ कोटेशन है। हाल में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि गर्भपात के लिए नहीं देखा जाना चाहिए कि लड़की शादीशुदा है या नहीं। बहुत अच्छा है। हाल में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि गर्भपात के लिए नहीं देखा जाना चाहिए लड़की शादीशुदा है या नहीं। यह उसका अधिकार है कि वह बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं। यह फैसला अच्छा है कि कम से कम वे बच्चे नहीं जन्मेंगे जो या तो कूड़े के ढेर पर फेंक दिए जाते हैं या अनाथालय में पलते हैं। जब से यह फैसला आया है कि तब से अंग्रेजी मीडियम तमाम साधन संपन्न महिला इसके पक्ष में लिख रही है। वे कह रहे हैं कि इस फैसले शरीर पर उनका अधिकार सिद्ध हुआ। वे शादीशुदा है या नहीं, इससे उनके
यौन जीवन पर सवाल करने का अधिकार किसी को नहीं। इन महिलाओं के ऐसे लेखों से कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिनके पास पद और पैसे की ताकत है वे हर बात को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। हालांकि ऊपर जैसा उदाहरण एक अविवाहित युवती का दिया गया, वैसी स्थिति से ना जाने कितनी लड़कियां गुजरती हैं। अपने देश के दूर दराज वाले इलाकों में ना तो इतनी चिकित्साएं सुविधा है, ना ही लोगों का सोच ही कि वे लड़कियों को अविवाहित होने या शादीशुदा होने पर किसी और के बच्चे गर्भपात कराने को मानवीय दृष्टि से देख सके। अक्सर जब कोई अविवाहित लड़की ऐसे दुश्चर्य में फंसती है तो उसे तमाम आफतों से गुजरना पड़ता है, कई बार तो अपनी जान भी दे देती है। ऐसे विचारों से उन लंपट लोगों की भी बन आती है जो अपने जाल में लड़कियों और विवाहित महिलाओं को फंसाते हैं और फिर उनके वीडियो बनाकर भी तरह तरह के ब्लैकमेल करते हैं। कोई कह सकता है कि चूंकि समाज का सोच ऐसा है कि पुरुष महिलाओं को परेशान करते हैं, तो क्या अपने प्रगतिशील सोच को बदल दिया जाए, कानून में कोई सुधार ही ना हो। दरअसल बात ही यह है कि सिर्फ कानून से अगर समाज बदलता तो अब तक दहेज और घरेलू हिंसा तथा यौन प्रताड़ना कब की खत्म हो गई होती। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे ब्रांड का जोर बढ़ा है, तरह तरह के उत्पाद बाजार में आए हैं, तो वे सब के सब दहेज में जुड़ते चले गए हैं। यह देखना भी कोई कम दिलचस्प नहीं कि एक और तलाक बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर यह सोच कि शादी तो जीवन में एक बार ही होती, इसलिए ऐसी होनी चाहिए कि कभी किसी ना हुई हो, या कभी किसी की ना हुई हो। ये कभी नहीं हुई का सोच ऐसा है कि शादी के खर्चे का बोझ उठाते माता पिता की कमर टूट जाती है। अब वे कर्ज कैसे मकर जाल में फंस जाते हैं कि जीवन भर उससे पार नहीं पाते। इसकी कीमत परिवारों को लंबे समय तक चुकानी पड़ती है। अगर महिला अपने शरीर पर अपना अधिकार जताती है तो यह उसका हक भी है, लेकिन यह भी सोचा जाना चाहिए कि संसार में हम अकेले नहीं होते। हमेशा दूसरों के साथ चलना पड़ता है, फिर चाहे वो घर हो या दफ्तर हो। जितनी जगह हमें चाहिए उतनी ही दूसरों को देनी पड़ती है। यदि कोई महिला अपने तमाम संबंधों को अपना अधिकार समझती है तो वह उन पुरुषों को भी कैसे रोक सकती है जो उनके आसपास है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। एक अच्छा यहाँ पर कोटेशन और था कि देखिए माता पिता, लेकिन ऐसी कहानियाँ हमारे यहाँ देखिए डॉक्टरों का कहना है कि मल्टीपल पार्टनर्स का मतलब है कि तमाम तरह की यौन रोग। इसके अलावा परिवार में यदि बच्चे हैं तो उन्हें कैसे संभालेंगे, फिर यदि ऐसे संबंधों से कोई संतान हो तो उसका पालन पोषण कैसे होगा।